हमने पाया कि यहाँ रेपो रेट तो 2014 के बाद से धीरे धीरे आरबीआई कम कर रही है टू बूस्ट द ग्रोथ टू फाइट डिफ्लेशन, राइट। तो ग्राफ में अगर प्लॉट करें 2014 दिसंबर से लेकर 2015 दिसंबर तक आरबीआई रेपो रेट में क्या परिवर्तन आया, 8% था, धीरे धीरे कम करके 675 तक लेकर, ये दिसंबर तक के आंकड़े। फिर अप्रैल 2016 तक आप जाओ तो 650 है। उसके सामने शेड्यूल कमर्शियल बैंक वालों ने अपने बेस रेट मतलब उस रेट के साथ बाकी के सभी लोन रेट्स वो लिंक करते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बेस रेट क्या रहे 2014 से 15 के बीच 10.14 से धीरे धीरे उन्होंने कम करे 971 तक लेके आए। तो अगर आप मैग्नीट्यूड मापे यहाँ कितनी कमी आई पॉइंट में 8 - 675 कितना होगा 1.25% और बेसिस में आप निकालो तो 125 बेसिस पॉइंट्स की आरबीआई ने कटौती की अपने रेपो रेट में। अगर आप अप्रैल तक खींच के लाओ ग्राफ तो कितना होगा 150, क्योंकि लेटेस्ट जो अपना 25 का क्या, क्योंकि सर्वे यहां तक फोकस कर रहा है तो हम लोग भी यहां तक समझते हैं कि रेपो रेट में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की। उसके सामने शेड्यूल कमर्शियल बैंक वालों ने अपने लोन दर में कितनी कटौती किया 43 बेसिस पॉइंट्स। ठीक, मतलब जितनी तीव्रता से या जितने मैग्नीट्यूड पर आरबीआई अपने दर कम कर रही है वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहे, वहां उससे कम रिफ्लेक्शन आ रहा है। अब एक सवाल कि रेपो रेट अगर 8% तो ये लोग क्यों 10% पे घुमा रहे हैं? ऑब्वियसली मान लो कि यहीं से उधारी में पैसा लेके वो घुमा रहे हैं तो 8% में उधारी मिले और 8% में ही लोन में पैसा दो तो आरबीआई कोई भी बैंक कैसे कमाएगी? ठीक, तो उससे तो ज्यादा ही रहेंगे बट कम ही कमाई है। सो दैट लीड्स टू अवर मेन टॉपिक, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का अपूर्ण संचार या मौद्रिक नीति का अपूर्ण संप्रेषण। जितनी तीव्रता से या जितने मैग्नीट्यूड पर आरबीआई ने रेपो रेट कम किए उसके सामने बैंकों ने अपने लोन दरों में उतनी कटौती नहीं की है। उसके क्या कारण हैं वो हम अब स्लाइड में पढ़ेंगे। सवाल बाई का भी यही है, व्हाई आर यू नॉट डिक्रीजिंग एज मच एज आई एम डिक्रीजिंग। तो सरकारी बैंक ये जवाब देती है कि बहुत सारे कारण है। वो हाई रेट एसएलआर बहुत ज्यादा है, डबल फाइनेंशियल डिप्रेशन हो रहा है, हमारे क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है और अलग अलग बातें जो एक एक करके हम आज देखेंगे। एसएलआर सीआरआर से शुरू करते हैं। फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा था जब आप पैसा बैंक में डालेंगे दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स, लेकिन बैंक के लिए वो क्या है उसकी लायबिलिटी। दो टाइप की होती है, टाइम एंड डिमांड, राइट। डिपॉजिट जो हुई उनके लिए वो लायबिलिटी हो गई और लोन में जो पैसा घुमाएंगी वो बैंक के लिए उनकी एसेट्स हैं। अब आपको ये भी पता है कि ये जो लायबिलिटी है वहां से हम निकालेंगे एनडीटीएल जिसके अंदर कुछ पैसा एक तरफ रख देना है सीआरआर और एसएलआर के नाम पे, बाकी जो पैसा वो लोन में घुमाओ शर्त है कि पूरे साल जो लोन घूमती है उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर में जाए। ठीक, अब देखते हैं सीआरआर एसएलआर का ट्रेंड। बैंक के पास पैसा आ रहा है, वन इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट जिसके अंदर है फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और भी बहुत सारी आई। देन आएगा डिमांड डिपॉजिट, कासा डीडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड डिमांड ड्राफ्ट। अब समझिए एक दिन में बैंक के अंदर पैसा इन सभी प्रकार की डिपॉजिट में आ गया 120 करोड़, लेकिन कुछ क्लाइंट्स अपने 20 करोड़ लेके चले गए तो अल्टीमेटली बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कितना होगा 120 आए 20 करोड़ चले गए तो अभी कितना पैसा बचा 100 करोड़, राइट। तो वो क्या है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब उसका 4% एक तरफ रख देना है जो आप लोन में भी नहीं घुमा सकते, निवेश भी नहीं कर सकते, उस पर कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। इसके अलावा कुछ पैसा बैंक ने एक तरफ रखना है, वो कैश में भी एक तरफ रख सकते हैं, गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी में भी निवेश कर सकते हैं जिसमें अभी क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सारी चीजें। ये जो पैसा यहाँ पर डाला गया है ये क्या एक प्रकार से लिक्विड एसेट में है कि जल्दी से आप बेच सकते हो, कैश भी हुआ, गोल्ड भी हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक नकदी प्रवाह अनुपात। एक बात ये भी याद रखना, देखिए आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सब चीज आ जाएगी, लेकिन इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से फर्टिलाइजर बॉन्ड भी इशू करती है। फर्टिलाइजर कंपनियों को जो सब्सिडी देनी है वो ऐसे बॉन्ड में दे देंगे। वैसे पुराने समय में ऑयल कंपनियों को भी सब्सिडी में पैसा देते, ऑयल बॉन्ड देते, बट वो सारी चीजें उसमें निवेश किया वो लागू नहीं होगा। अभी के लिए क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स। सो दिस इज एसएलआर। अब सीआरआर तो काफी समय से 4% पे फिक्स है। एसएलआर में राजन भाई धीरे धीरे कमी कर रहे हैं कि पहले 22% था, कम करते करते अब लेके आए
21.25% अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट पॉलिसी। तब तक तो एसएलआर में धीमे धीमे कमी आ रही है, मतलब कमर्शियल बैंकों ने स्पेयर में जो पैसा रखना था वो अब कम रखना है, मतलब लोन में घुमाने के लिए पैसा ज्यादा है, राइट। तो रिड्यूस एसएलआर मींस मोर मनी टू लैंड। तो यूपीएससी 2015 में उन्होंने कठिन सवाल पूछ लिया, व्हेन आरबीआई रिड्यूसेस द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स व्हाट विल हैपन। भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में अचानक से बढ़ोतरी हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ रेट विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। सही है क्या? गलत। एफआईआई में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री। सही है क्या? दे आर नॉट लिंक्ड, उसका इसके साथ कोई सीधा तात्पर्य नहीं है। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम, ये भी गलत है। तो मतलब जवाब क्या होगा? चौथा ही, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लैंडिंग रेट्स। क्यों? एसएलआर में कमी आई तो बैंक के पास स्पेयर में पैसा ज्यादा है, तो अब उनमें से कुछ बैंक ये सोचेगी कि हम अपने लोन दरों में कुछ कमी कर दे ताकि नए क्लाइंट्स अपने हाथ में आ जाए और उसके कंपटीशन में दूसरी बैंक वाले भी कुछ कम करें। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स मे कट देयर लैंडिंग रेट्स, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। मे, अगर इसके बदले ऐसा लिखा होगा मस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। दे आर नॉट ऑब्लाइज कि वो कट करना ही है, ठीक। लेकिन इस केस में डी जवाब होगा। अब एक और मॉक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सर्वे से मैंने स्टेटमेंट उठाए हैं। Assertion. Under SLR norms, RBI requires the banks to hold a certain share of their resources in liquid assets such as cash, gold, government bonds and gold. सही है क्या? SLR के नाम पे RBI बैंकों को ये रिक्वायर करता है कि आप अपना कुछ पैसा कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड और गोल्ड में रखो। क्या ये वाक्य सही है? Assertion is right. Reason. SLR performs a prudential role during the unexpected demand from depositors by quickly liquidating these assets. सही है क्या? देखिए, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आप उसे तोड़ो कि SLR से क्या होगा, वी कैन क्विकली लिक्विडेट द एसेट्स। हाँ, कर सकते हैं, कैश तो लिक्विड ही है, गवर्नमेंट बॉन्ड भी आसानी से बेच सकते हो, गोल्ड भी आसानी से बेच सकते हो, तो बैंक अपनी एसेट्स को जल्दी से लिक्विडेट कर सकता है और वो पैसे से अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाए डिपोजिटर्स की तो उसे वो दे सकता है। अब समझिए 100 करोड़ अगर जनता ने डिपॉजिट में दिया और बैंक सारे 100 करोड़ लोन में घुमाएगी और अचानक से आलोकनाथ आ गया मेरी बेटी की शादी और पैसा तो देन, ये प्रयोजन है सीआरआर, एसएलआर और ऐसी सभी चीज के अनएक्सपेक्टेड डिमांड के सामने बैंक को प्रोटेक्ट करो। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो वो हो जवाब हो गया उसका। वापस आते हैं, ये सीआरआर एसएलआर एग्जैक्टली कैसे काउंट करते हैं। हर शुक्रवार को गिनो, आज शुक्रवार ही है तो नेट डिमांड एंड टाइप लायबिलिटी मान लो बैंक की है 100 करोड़। अब एक फोर्टनाइट आप जाने दो, मतलब 2 हफ्ते, तो वापस शुक्रवार आ जाएगा। उसके बाद वाली जो फोर्टनाइट है उस दरमियान इस एनडीटीएल के हिसाब से बैंकों ने अपना सीआरआर एसएलआर मेंटेन करना होगा 15 दिनों के लिए। अभी के लिए एसएलआर कितना है 21.25% और हमने 100 करोड़ गिने तो 21.25 करोड़ इतने आपने एसएलआर में रख देने हैं, राइट, और 4 करोड़ सीआरआर में रख देने हैं। लेकिन एक नई बात आई, यहां जो डेली मेंटेनेंस करना था सीआरआर का, पहले रिक्वायरमेंट आरबीआई की ये थी कि आपका जितना भी सीआरआर करना है उसका 90% तक आप करो तो वो भी माना जाएगा डेली। अब आरबीआई ने नई मॉनेटरी पॉलिसी में ये बोला कि आप जितना भी आपका सीआरआर है उसके डेली मेंटेनेंस में अगर 90% तक भी वो कर दो तो हम मान लेंगे। मतलब ये क्या हुआ, थोड़ा बैंकों को ब्रीदिंग रूम रिलैक्सेशन दिया गया है। कई बार ये होता है कि बैंकों को ये डेली सीआरआर मेंटेनेंस में कुछ जरूरत पड़ जाए कि कहीं से थोड़ा उधारी में लेके आऊं, तो जब बैंक और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज उसमें उधार के पैसे आपस में किए जाते हैं मेनली विद द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द सीआरआर, तो उसे क्या बोलते हैं, अगर एक दिन के लिए बैंक कहीं से उधार में पैसा लेके आए दूसरी बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एनबीएफसी वगैरह से, तो उसे बोलते हैं कॉल मनी। एक दिन से ज्यादा लेकिन अप टू 14 दिनों तक लेके आए तो उसे बोलते हैं नोटिस मनी। और एक बात की सीआरआर एसएलआर अगर यहाँ ये डेली मेंटेनेंस ना हुआ तो पेनल्टी क्या लगती है, बैंक रेट प्लस 3% और वापस पकड़ा गया तो बैंक रेट प्लस 5%। अब वापस आते हैं, ओरिजिनल पॉइंट की मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है और उसका एक कारण ये कमर्शियल बैंक वालों ने बोला कि हाई लेवल ऑफ एसएलआर, इसे समझते हैं। फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन द एसेट साइड, बैंक की एसेट और लायबिलिटी, राइट। बैंक जो लोन में पैसा घुमाती है वो उनकी एसेट है, बैंक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा निवेश करती है वो भी उसकी एसेट ही है। क्यों? क्योंकि उससे उसे कुछ रिटर्न मिलने वाला है।
अब ये लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज जो चल रहा था बिफोर 1991, उस वक्त एसएलआर 38%, 40% उतना ज्यादा था। सरकार इससे खुश थी। क्यों? क्योंकि बैंक उस वक्त, क्योंकि सभी बैंक नेशनलाइज थे, तो मतलब वो पैसा घूम फिर के रखेंगे एसएलआर के अंदर, तो सरकार को जो अपने गवर्नमेंट डेट बोरोइंग के प्रोविजन है वो आराम से पूरा हो गया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जो योजना आपने चलानी है, लेकिन बोरोवर सब नाराज थे, क्योंकि सारा पैसा अगर इस तरफ चला गया तो जो आपको सस्ते में लोन मिलना चाहिए किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी कस्टमर को, वो लोन मिल नहीं पाता था। उसके चलते बिजनेस का उतना एक्सपांशन नहीं हो पाता था, और अगर लोन मिल भी गया तो लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आता तो आप उतना उत्पादन कर भी नहीं पाते, तो आपका एक्सपोर्ट भी उतना कम रहता, राइट। तो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट भी उतनी ज्यादा रहती, पर सामने आरबीआई के पास वो खड्डा भरने के लिए उतना पैसा भी नहीं रहता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और उसका हल करने के लिए एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए, और पैरेलल बैंकिंग सेक्टर में नरसिम्हन कमेटी बनाई गई। नरसिम्हन ने बोला कि एक तो प्राइवेट बैंक को आने दो, फॉरेन बैंक, और बहुत सारी बातें। एक बड़ी बात वो ये कि ये भी बोल के गया ये एसएलआर रेट को कम करना है, ताकि बैंकों के पास लैंडिंग करने के लिए ज्यादा पैसा और वो प्राइवेट कंपनियों को आराम रहे। वो बात मानी भी गई, और धीरे धीरे आरबीआई एसएलआर कम करती है 38% से लेके 25%, जब हम 90s खत्म होने को आए। अब इसके चलते बहुत सारे फायदे हुए, आप सोच सकते हैं। देयरफॉर भारत रत्न फॉर नरसिम्हन, क्योंकि ये भी देश के लिए खेलते हैं। अब उससे आगे राजन से पहले वाले जो भी गवर्नर थे उन्होंने और उसे में कमी की, 25% से कम करके 22% तक लेके आए एसएलआर। भाई आए तो वो जरा और बोल्ड होके 20% से कम करते करते आगे 21.25% 2016 में। तो मतलब आप गिन के चलो 20%, तो इस हिसाब से 1/5 एक बाजू होना चाहिए और बाकी का 4/5 पैसा लोन में घूमना चाहिए, और वो एंटरप्रेन्योर्स को मिले, कस्टमर को मिले, और इकोनॉमी फुल्ली खानी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप अगर सरकारी बैंकों के एक्चुअल होल्डिंग देखो तो उनके एनडीटीएल का 25% तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही डाल रहे हैं। मतलब ये है अराउंड 1/4, ये अराउंड 1/5 है, यहाँ पर 1/4, इतना पैसा वहीं पे घूम रहा है। अब सवाल होता है कि ये सरकारी बैंक वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालते हैं। हम वापस आते हैं बासेल नॉर्म्स वाली चीज। रिस्क वेट एसेट गिनना था, राइट। फॉर्मूला गलत है, लेकिन आप सोचो कि अगर सरकारी बैंक वाले लोन में पैसा कम दे और ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दे तो वहां रिस्क वेट कम है, राइट। तो उस हिसाब से मान लो कि पहले रिस्क वेट एसेट था 120 करोड़, सब बासेल 3 बोलता है कि कैपिटल, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो होना चाहिए 9%, राइट। तो अगर ये 120 होता तो उस हिसाब से बैंकों को चाहिए था 10.8 करोड़ कैपिटल। लेकिन अगर सरकारी बैंक इधर लोन में पैसा घुमाने की बजाय ज्यादा पैसा इधर घुमाए गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो ये अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वेट वहां पे कम है, राइट। तो रिस्क वेट रेशियो मान लो कि 120 के बदले हो गया कम होके 100 करोड़, तो स्वाभाविक है उस हिसाब से बैंकों को कैपिटल भी कम मेंटेन करना पड़ेगा, तो उनको सुविधा रहेगी। सो अजर्शन रीजनिंग में आपको पूछ सकते हैं अजर्शन की पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो एसएलआर में जो नियत मात्रा है उससे ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होल्डिंग कर रहे हैं, तो अजर्शन इज राइट। और रीजन में आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एसेट्स encourage the public sector banks to over invest in risk free government securities to maintain a respectable risk weight capital adequacy ratio to comply with Basel III norms। मतलब एसएलआर में ज्यादा पैसा, एसएलआर की मात्रा से ज्यादा पैसा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इसलिए निवेश करते हैं ताकि बासेल 3 नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करने में उनको सुविधा रहे। उनको तो सुविधा रहे, ये तो बात बढ़िया है, लेकिन उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है क्योंकि वो इधर पैसा कम घुमा रहे हैं, राइट। सो फाइनेंशियल रिप्रोजेक्शन कैसे, आप सरकारी बैंक के अंदर कस्टमर हो, डिपॉजिट में पैसा डालो, सेविंग अकाउंट होगा 4% फिक्स डिपॉजिट, वो भी अब कम करके 725 के आसपास चल रहा है, राइट। अब ये पैसा बैंक घुमाएगी लोन में। अभी लोन में वो मान लो कि पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाला तो ये भी एक प्रकार से सरकार को लोन ही दिया, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में सरकार अराउंड 8% रिटर्न देती है। स्वाभाविक है वहां बैंक ने भी अपना मार्जिन मेंटेन करना है, तो वो आपको 9% तो डिपॉजिट में नहीं देगा, फिक्स डिपॉजिट में, राइट। ये आपको कम ही मिलेगा। अब सरकार यहाँ पर राजी है क्योंकि उनको तो सस्ते में लोन मिल गया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इज डिप्राइव्ड ऑफ द कैपिटल, तो उतना बिजनेस एक्सपांशन नहीं होगा, नया जीडीपी, नया जॉब, वो सारी चीजें नहीं आएगी। तो एक तो ये खराब बात। दूसरा, डिपॉजिटर ये सोचता है कि मुझे तो कोई खास यहाँ पर रिटर्न मिल नहीं रहा है 4 to 7%, तो बेटर कि मैं कहीं और चला जाऊं।
गोल्ड में मैं निवेश करूं तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। उससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रूपी विल गेट वीक अगेंस्ट द डॉलर, तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और उससे के चलते महंगाई। या तो फिर वो चला जाए रियल एस्टेट में, तो वहां एक तो स्पेकुलेशन की समस्या, आलोकनाथ के पास पहले से एक मकान हो लेकिन वो फिर से निवेश के नाम पे दूसरा मकान खरीदे, राइट। तो उस प्रकार से धीरे धीरे मकानों के दाम बढ़ते जाएंगे और सच में मुझे आपको आवश्यकता है तो हम सस्ते में मकान खरीद नहीं सकते, सो ऑन। और रियल एस्टेट में ब्लैक मनी की भी समस्या, तो इट लीड्स टू फाइनेंशियल रिप्रेशन एक तरफ से। इसकी दवाई क्या हो सकती है? एक दवाई ये हो सकती है कि आरबीआई सीलिंग तय करे, एसएलआर इज 21.25% बराबर, लेकिन ये कोई शर्त करे कि एनडीटीएल का 10% से ज्यादा बैंक वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नहीं डाल सकते, ऐसी कोई बात। दूसरी ये हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट एजेंसी पीडीएमए बनाए, जो कि प्रोफेशनली ये अपना पब्लिक डेब्ट का मैनेजमेंट करे, कि एसएलआर की बजाय वो अपने कोई अलग से कहीं विदेशों से या कहीं प्राइवेट सेक्टर से XYZ वो अपने कुछ पैसा लेके आए। और तीसरा काम ये हो सकता है कि इंडिपेंडेंट बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई जाए, राइट, जहां पर सरकार अपने सारे शेयर उस कंपनी को ट्रांसफर कर दे और सभी सरकारी बैंक उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो जाए। तो क्योंकि बीआईसी विल बी एन इंडिपेंडेंट होल्डिंग कंपनी, तो वहां से बैंकों पे प्रेशर नहीं होगा कि आप तो जाके और पैसा एसएलआर से ऊपर भी यहाँ पर निवेश करो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इससे भी अजर्शन रीजनिंग टाइप के कुछ सवाल निकल सकते हैं। आगे बात, क्योंकि हमने देखा कि ये डिपॉजिटर ये सोचता है कि मुझे यहाँ पर कोई खास रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है वो लोग बैंक में कम पैसा डिपॉजिट करेंगे और कहीं और जाएंगे। तो हम पाते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है। ये टाइम डिपॉजिट की ब्लू लाइन आप देखिए धीरे धीरे कम हो रही है। फिर डिमांड डिपॉजिट वाली ग्रे लाइन, वो भी अब धीमे धीमे फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट कमी की तरफ थी, अब वापस थोड़ा ऊपर आया। और बैंक वाले जो अपना पैसा लोन में घुमाते हैं, रेड कलर, वो आप देखिए वो भी धीमे धीमे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट में पैसा कम आएगा, तो एक कारण ये भी हुआ। अब सवाल कि ये कम क्यों हो रहा है, पहले बात करेंगे कि ये डिपॉजिट में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि ये सर्वे ने ग्राफ में और फिर उसकी लंबी चर्चा की। देखते हैं, मान लो 1 जनवरी को मेरे पास 100 रुपए हैं एंड ऑनियंस आर सेलिंग फॉर 20 रुपीज पर किलो, तो मैं कितने किलो खरीद सकता हूँ? 5 किलो, 20 50 100। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं ये पैसा बैंक में निवेश कर दूंगा, ठीक, सेविंग अकाउंट में डाला, इन अदर वर्ड्स वन टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो 4% के हिसाब से मान लो मेरे पास हो गए 104 रुपए एक साल के बाद, या फिर कि मान लो मैं फिक्स डिपॉजिट या ऐसी कोई टाइम डिपॉजिट में डालूं और 8% के हिसाब से मान लो मुझे मिल गए 108 रुपए। लेकिन ये एक साल के अंदर कांदे के दाम भी 20 रुपए पर किलो से बढ़ के हो जाए 22 रुपीज पर किलो, तो मैं कितना खरीद पाऊंगा अब? लेस देन 5 किलोस, राइट। तो मतलब मेरे पास मनी क्वांटिटी बढ़ी, यस। मेरा परचेजिंग पावर बढ़ा? नहीं, वो कम हुआ। अब इसे जरा टेक्निकली समझे कि एसबीआई का 5 साल वाली एफडी में अभी क्या चल रहा है। 2012 के अंदर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, मतलब जो बैंक आपको बोलेगी कि हम आपको इतना ब्याज देंगे, वो था अराउंड 9.25। उसमें से आप सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन माइनस करो, वो उस वक्त चला था अराउंड 11%, तो जवाब क्या आएगा? -1.75। यह है अपना रियल इंटरेस्ट रेट। और ये नेगेटिव में है, उसका मतलब कि आपका परचेजिंग पावर, पैसा उधर डालोगे, क्वांटिटी में पैसा बढ़ेगा बट परचेजिंग पावर आपका कम होगा। तो उस वक्त अगर क्लाइंट में थोड़ी भी बुद्धि है तो वो क्या करेगा? अपना पैसा बैंक में नहीं डालेगा, गोल्ड, रियल एस्टेट या कहीं और चला जाएगा। ये था 2012। अब उस वक्त महंगाई ज्यादा थी, तो ये अपेक्षित था कि जनता बैंक में डिपॉजिट कम करे और कहीं और भाग जाए। 2015 तक हम आते हैं, तो एसबीआई ने अपना ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट है एफडी वाला, वो धीरे धीरे कम करते आ गए 7%। अब ये क्यों कम किया है आगे स्लाइड में आएगा, लेकिन कि अभी नॉमिनल इंटरेस्ट अराउंड 7%, और सामने सीपीआई इन्फ्लेशन कितना चला है? अराउंड 5.4%। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन करो, क्या जवाब आएगा? +1.6%। ये प्लस आए, उसका मतलब कि मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा अगर मैं बैंक में पैसा डालता हूँ। बैंक में अगर मैं पैसा डालूंगा तो मेरी मनी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। तो उस वक्त अपेक्षित है कि क्लाइंट अपना पैसा बैंकों में जाके जमा करे, और वो भी टाइम डिपॉजिट के अंदर, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट में तो आपको ब्याज कम मिलेगा, टाइम वाले में ज्यादा मिलेगा, राइट। तो ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे रियल इंटरेस्ट रेट चल रहा हो, राइट, वो अगर रियल इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाए, कम इन द सेंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होना शुरू हो, तो डिपॉजिट में भी ग्रोथ में कमी आनी चाहिए। और जब रियल इंटरेस्ट रेट
बढ़ने लगे, पॉजिटिव होने लगे, तो डिपॉजिट भी बैंक में बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, सर्वे बोलता है। लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये 2014 के बाद से ऐसा नहीं हो रहा है। आप ऑब्जर्व करिए, ये ग्रे लाइन मतलब रियल इंटरेस्ट रेट तो पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब आपको वहां पर भी पॉजिटिव रिटर्न मिलता, बैंक में पैसा डाला होता, क्वांटिटी भी बढ़ता, परचेजिंग पावर भी बढ़ता, राइट। सो रियल इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग, लेकिन फिर भी डिपॉजिट ग्रोथ नीचे जा रहा है। मतलब इन दोनों के बीच जो समचलन होना चाहिए वो नहीं, अभी ये उल्टा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर्वे को भी कंफ्यूजन हुआ, एसबीआई ने भी बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर उन्होंने एक एक करके इसके कारण देखे, ये क्यों फॉलो नहीं कर रहे एक दूसरे को। हाई रियल इंटरेस्ट रेट, हाई रियल इंटरेस्ट रेट हो पॉजिटिव में तो बैंक में डिपॉजिट बढ़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं बढ़ रही। देखते हैं क्या कारण है। देखिए, हाई रियल इंटरेस्ट रेट इट कैन हैव टू इंपैक्ट्स ऑन द डिपॉजिट्स। पहला जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप ऐसा सोचेंगे कि अभी मुझे बैंक में पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, मैं बैंक में पैसा ज्यादा डालता हूं ताकि एक साल बाद मेरे पास में और पैसा आए और मैं और चीजें खरीद सकूं। तो मतलब सेव नाउ कंज्यूम लेटर, इस मानसिकता से अगर ये फोर्स काबू में आ जाए तो फिर क्या होगा, बैंक में पैसा ज्यादा जाएगा। हो सकता है ऐसा हो भी रहा है, लेकिन जनता समझदार है। बैंक में अगर 7% मिल रहा है तो जनता क्या करेगी, पैसा निवेश तो करेगी, बट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, जहां पर 8-9% उनको रिटर्न मिला है, तो हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो है, जनता पैसा सेव भी करिए बट वहां नहीं, कहीं और चली गई, उस कारण से हमको ग्रोथ कम दिखे। सेकंड रीजन कि जब महंगाई चल रही थी 2013-14 वगैरह में, उस वक्त जो जनता ने गोल्ड या रियल एस्टेट में पैसा डाला था, तो अब अचानक से ऐसा भी नहीं होगा कि वो सारा बेच बाज के वो हम फिक्स डिपॉजिट करा दें, राइट। तो मे बी की मनी स्टिल टाइट देयर, इसलिए वो डिपॉजिट में नहीं आ रहा है, तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरी इफेक्ट ये हो सकती है वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट इस तरह से, देखिए महंगाई कम आएगी तो बैंक भी अपने डिपॉजिट रेट कम करेंगे उस हिसाब से। तो अभी अगर 7% चल रहा है फिक्स डिपॉजिट, तो जनता में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं क्यों पैसा बचत करूं, मैं अभी ही पैसा खर्च कर लेता हूं, बिकॉज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज लो, सो स्पेंड नाउ सेव लेटर, फिर देखेंगे। और सर्वे भी ये बोलता है कि अभी जो जीडीपी ग्रोथ अपना चल रहा है वो कंजम्पशन लेड है, जनता ज्यादा खपत कर रही है, उसके चलते प्रोडक्शन बढ़ रहा है और ये पूरी जीडीपी ग्रो कर रहा है। सो मे बी दिस इम्पैक्ट कि जनता ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, इसलिए बैंकों में डिपॉजिट कम हो रही है। दूसरी बात, राजन भाई ने ये बोला कि जब भी चुनाव करीब में आते हैं तो जनता बैंक में पैसा कम रखती है, हाथ में पैसा ज्यादा रखती है। अब ऐसा क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो उसके पास तो ऐसा ब्लैक मनी नहीं होगा, तो अपनी एफडी तोड़वा के ही कुछ चुनाव का प्रचार करेगा। मान लीजिए आपने भी अगर कोई ऐसा बैनर और पोस्टर, कोई कंपनी है आपका इलेक्शन प्रचार करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो आप बैंक से पैसा उठा के ले आओगे। और फिर जो बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने भी दूसरे लोगों, अपने कार्यकर्ताओं के नाम पे थोड़े थोड़े पैसे ब्लैक मनी के यहाँ वहां बटोर के रखे होंगे, वो सारी तोड़वा के वो भी लेके आएंगे ताकि चुनाव प्रचार वगैरह में डाले सके। सो इलेक्शन टाइम में जनता पैसा कैश में ज्यादा रखना पसंद करती है, तो स्वाभाविक है डिपॉजिट में कम जाएगा, कमी आपको देखने मिलेगी। और एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में ऑब्जर्व किया कि आजकल आउटवर्ड रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। रेमिटेंस मतलब माइग्रेंट अगर कोई अहमदाबाद में और यूपी में फैमिली को पैसा दे, दैट इज रेमिटेंस। या फिर कि अमेरिका से कोई एनआरआई अपने इधर भेजे। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होगा कि भारत से कोई पैसा बाहर भेज दे। इस प्रकार से 2014 से लेके अब तक $4 बिलियन इतना पैसा भारत से बाहर रेमिटेंस में चला गया है। इसके मतलब कि पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को पैसा भेज रहे हैं। तो जब आउटवर्ड रेमिटेंस में पैसा जाएगा तो अगेन आप विजुलाइज कर सकते हो कि कोई अपना एफडी या दूसरे डिपॉजिट में से पैसा निकाल के विदेश भेज रहा है, तो स्वाभाविक है ग्रोथ में कमी आएगी। सो ऑल इन ऑल, या तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या वेल्थ इफेक्ट, या फिर कि दोनों के कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते रियल इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा है एक तरफ अलग से, बट डिपॉजिट ग्रोथ रेट में कमी आई है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन और वेल्थ इफेक्ट के ऐसे कुछ कुछ परिणाम हो सकते हैं। अब ये लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन या एजम्पशन, रीजनिंग, कॉज, कॉन्सिक्वेंस या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा कुछ करके आपको पूछ सकते हैं। इस पे जरा फोकस कर ले, वेल्थ इफेक्ट और वहां पर आउटवर्ड रेमिटेंसेस। 2004 के अंदर आरबीआई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एलआरएस लेके आई कि भारत का कोई भी रेसिडेंट, सिटीजन नहीं रेसिडेंट, वो एक साल के अंदर कुछ डॉलर्स विदेश में भेज सकता है।
आपके पास कितने अरबों रुपए हैं दैट इज नॉट, लेकिन कितनी लिमिट है वो आरबीआई तय करेगी। और अभी के लिए ये क्या है कि एक साल में भारत का एक रेसिडेंट $2.5 लाख विदेश में बेच सकता है। भले उसके पास अरबों रुपए हो, तो ऐसा नहीं कि अरबों रुपए के करोड़ों वो डॉलर बना दे और बेच सके, नहीं। मैक्सिमम सीलिंग इज 2.5 लाख पर रेसिडेंट पर ईयर। ये करंट अकाउंट के लिए भी और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए भी। अब ये चीज क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट थियरी वाली लेक्चर आप देख लेना। अब धीरे धीरे आरबीआई ने एलआरएस को रिलैक्स किया। 2013 में थे कि एक साल में आप $75,000 बेच सकते थे, फिर कि $1.25 लाख बेच सकते थे। 2015 में बढ़ा दिया कि $2.5 लाख आप बेच सकते हो। और अभी रिपोर्ट आया कि 2015 उसके अप्रैल में $10 मिलियन ऐसे भारत से बाहर स्टडी के नाम पे ही चले गए, और वो सितंबर तक बढ़ते बढ़ते 213 मिलियन, और यहां से ये प्लस 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 करते जाओ तो करीब $1 बिलियन केवल ये 3 लाख जैसे विद्यार्थी बाहर गए वो अपने साथ ले गए हैं। अब $1 बिलियन मतलब अराउंड 60 बिलियन रुपीस, इतना सारा पैसा वो टूट के चला गया। और ज्यादातर ये स्टूडेंट्स कौन से होंगे, मध्यम वर्ग या अपर मिडिल क्लास। तो मतलब वो कहां से पैसा लेके आएंगे, अपने बैंक डिपॉजिट जो वगैरह किया होगा, राइट। तो इसके चलते बैंक डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई है। उसके बहुत सारे कारण उसमें से ये भी है। अब इसका नेगेटिव स्पिल ओवर पूरी इकोनॉमी में कैसे, भारत के अंदर हायर एजुकेशन इज वेरी बोगस, ठीक। ये 35-40 साल के अदर लोग भी छोड़ते नहीं हैं, वो चाहे मेहुना हो या जेएनयू हो। तो स्वाभाविक है फिर ऋतिक रोशन जैसे यंग स्मार्ट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स वो कहाँ पे जाएंगे, विदेश जाएंगे। और अब के साथ $1 बिलियन एक साल में मतलब 60 बिलियन रुपीज दे आर टेकिंग अवे। तो स्वाभाविक है बैंक के डिपॉजिट में उतना पैसा नहीं आया, या फिर कि था और चला गया। अब आप पुरानी थियरी आप याद करो, बैंक चलती है तो ऐसा नहीं कि रेपो रेट में उधारी में पैसा लेके आए और धंधा करेंगे। वो कहां से रॉ मटेरियल, उनका मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज जनता की डिपॉजिट। अब ऐसे कमी आती रहेगी तो स्वाभाविक है वो अपने लोन रेट कम नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन अ प्रॉफिट मार्जिन, भले आरबीआई अपने रेपो रेट में जो कमी कर ले। और अंत में फिर क्योंकि लोन रेट में कमी नहीं आ रही, तो कोई हाउस होल्ड अगर सोच रहा है कि हमें नया मकान नई गाड़ी कुछ खरीदना है, वो अपना डिसीजन पोस्टपोन करेंगे कि चलो 6 महीने 1 साल बाद जब लोन कम हो, सस्ती हो, तब हम लेंगे। सो ऑब्वियसली रियल एस्टेट में आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ नहीं दिखेगा, पूरी इकोनॉमी में आपको जो ग्रोथ रेट आना चाहिए वो आएगा नहीं। सेम वे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वाले भी, उनको भी नुकसान होगा। एक साल में लोन का 40% जाना चाहिए पीएसएल को, राइट, बट क्वांटिटी वाइज ज्यादा कब जाएगा, जब डिपॉजिट में ज्यादा पैसा आएगा। सो ये एक हायर एजुकेशन खराब है, उसकी नेगेटिव स्पिल ओवर आप देखिए पूरी इकोनॉमी में कैसे जा रही है। वापस आते हैं, हम जानते हैं कि ये सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल पे काउंट होता है, दैट इज डिमांड लायबिलिटीज एंड टाइम लायबिलिटीज। अभी डिमांड लायबिलिटीज कौन सी, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में 0%, सेविंग अकाउंट में 4% रिटर्न मिलता है, उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट। इधर कुल मिला के जनता ने 11,000 बिलियन रुपीज से ज्यादा निवेश किया है। सामने टाइम लायबिलिटीज, फिक्स डिपॉजिट है अराउंड 7%, रिकरिंग डिपॉजिट, राइट, कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी वगैरह। तो कुल मिला के यहाँ 92,000 बिलियन रुपीज इतना डाला है। अब डिमांड लायबिलिटी से टाइम लायबिलिटी ज्यादा क्यों है, बिकॉज जनता को यहाँ ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो वो ज्यादा पैसा डालेगी, बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, ठीक। अब आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम लायबिलिटी बढ़ेगी ऐसे लोन एक्सपांशन भी बढ़ना चाहिए। वापस आते हैं, देखिए इंपैक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट ऑन क्रेडिट लैंडिंग। सबसे पहले डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो वहां तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई। वो क्यों, जनता को जब मूड आए वो पैसा बाहर निकाल सकते हैं। टाइम डिपॉजिट वो कम हो रही है, राइट, और उसके साथ साथ लोन में पैसा घूम रहा है वो भी कम हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि बैंक वाले अपना जो भी लोन में पैसा कितना घुमाए वो सब कैलिब्रेट करेंगे, वो हमेशा टाइम डिपॉजिट को देख के करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है। डिमांड डिपॉजिट में आज पैसा आया कल वो निकाल के ले जाए, टाइम में 1 साल 2 साल की अपडेट, ओके उस हिसाब से मैं इतना लोन में घुमाऊंगा, ठीक। तो सर्वे से एक अजर्सन रीजनिंग बनाते हैं इससे। स्लो डाउन इन टाइम डिपॉजिट विल हैम्पर द ग्रोथ इन बैंक क्रेडिट, सही है क्या, यस सही है, ये सर्वे ने ही ग्राफ में बता के दिया है। और उसका रीजन भी उन्होंने, टाइम डिपॉजिट्स आर चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग एंड अलाउ बैंक्स टू अफोर्ड हायर इंटरेस्ट रेट स्प्रेड्स। ये भी वाक्य सही है। आपको सवाल होगा कि ये चीपर सोर्स ऑफ फंडिंग कैसे, वो उस हिसाब से कि अगर आप रेट स्प्रेड या टाइम लेके हिसाब से देखो तो वो उनको सस्ते में दिखता है। सो बोथ
आर एन ई आर करेक्ट और आर एक्सप्लेन्स ए। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर्वे वालों ने सीधा छाप दिया, दिस बिकॉज ऑफ दिस। ठीक, वापस आते हैं। समस्या क्या थी कि रियल इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बैंक डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आ रही है। उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये कि बैंक वाले लोन में पैसा कम घुमाएंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो भी पैसा है वो ज्यादा निवेश करेंगे। बासेल 3 नॉर्म्स आए, हमको रिकैपिटलाइज करना है वगैरह वगैरह, टेंशन ज्यादा है। भाई क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये वेल्थ इफेक्ट इज हाई, उसके चलते डिस्पाइट रियल इंटरेस्ट रेट में बढ़ी है फिर भी डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आई। फाइनेंशियल रिप्रेशन वाले मुद्दे हमने देखे और ये सारी चीजें इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। अब 2014 के इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म उन्होंने दिया, डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑन बैंक्स। इधर भी बैंक है, उसका बैलेंस शीट तो दो उसके भाग होंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट साइड पे बैंक का रिप्रेशन कैसे हो रहा है, आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करो। जो भी पैसा डिपॉजिट में आया वो तो लायबिलिटी, जो पैसा लोन में घुमाएंगे वो है उनकी एसेट्स। तो एसेट साइड पे उनको रिप्रेशन या फिर की क्यों स्ट्रेस हो रहा है? क्योंकि एनपीए बढ़ रहा है। दूसरा, एसएलआर में जो भी उन्होंने पैसा डाला दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेट, लेकिन वहां पर रिटर्न बहुत कम मिलते हैं। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नाम पे उन्होंने फर्जियात कुछ पैसा तो एक तरफ देना है, लेकिन वहां एग्रीकल्चर में क्योंकि बारिश सूखे की स्थिति है तो जो लोन में पैसा घुमाए वहां पर रिकवरी नहीं आ रही, तो एसेट साइड इज स्ट्रेस्ड एक तरफ। सामने लायबिलिटी वाली साइड भी स्ट्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट के अंदर कमी आ रही है। बैंक के लिए आपने पैसा जो बैंक में डाला दैट इज बैंक्स लायबिलिटी, तो डिपॉजिट में कमी आ रही है, ग्रोथ में कमी आ रही है। क्वांटिटी वाइज तो हर साल बढ़ेगा ही, बट जो ग्रोथ होना चाहिए, पिछले साल इतना था उस हिसाब से इतना हुआ, वो ग्रोथ में कमी आ रही है। और लायबिलिटी में, इक्विटी में भी उनको कमी देखने को मिले, क्योंकि आप क्वार्टरली रिपोर्ट याद करो उनके, या तो नुकसान में चल रहे हैं या बहुत कम मुनाफा हो रहा है, तो उस हिसाब से स्वाभाविक उनके शेयर के प्राइस भी नीचे नीचे गिरते जाएंगे। और भविष्य में जब वो नया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इशू करे फॉर द पर्पज ऑफ रिकैपिटलाइजेशन, तो उनको तकलीफ होगी। ये जो हमने पहले भी ग्राफ में बात की, बैंक ऑफ बड़ौदा, एपिक 3000 करोड़ से ज्यादा नुकसान एंड सो ऑन। अब उसके ऊपर से एक सर्वे में से ही सवाल बनाते हैं, सही विधान कौन सा है पकड़िए। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल स्ट्रेस इन गवर्नमेंट ऑन बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। दूसरा वाक्य, डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन मीन्स इनेबिलिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स टू गेन पॉजिटिव रिटर्न फ्रॉम द बैंक एंड शेयर मार्केट, कि ये हाउसहोल्ड वालों को बैंक या शेयर मार्केट में से पॉजिटिव रिटर्न ना मिले तो उसका मतलब कि उनका डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, ट्विन डेफिसिट का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट भी हाई है और रेवेन्यू डेफिसिट भी हाई है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, कि इनमें से कोई भी वाक्य सही नहीं। आप में से कितने लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे? बहुत कम लोग अटेम्प्ट करेंगे। उनमें से कितनों को लगता है कि इसका जवाब डी होना चाहिए? उसके से भी बहुत कम लोगों को लगता है। देख लेते, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम वो टर्म किसके साथ एसोसिएटेड? अज्यूमिंग कि आप मेरे लास्ट लेक्चर में जाग रहे थे, एक तरफ अरुंधति मैम थी और उसके सामने एक आदमी ऐसे माथा खुजा रहा था, माल्या। स्पेसिफिकली सर्वे ने ये बोला है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट्स। वहां पर शब्द प्रयोग है सम, इसलिए हम ये कि सभी देखिए पीएसयू भी आप ऐसा कि वो तो कॉर्पोरेट नहीं, लार्ज कॉर्पोरेट्स और वहां पर भी सम ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन, ये टर्म का क्या है मतलब? वो टर्म यूज किया गया बैंकों के बारे में सर्वे ने ही, कि बैंक की एसेट और लायबिलिटी दोनों साइड पे जो समस्या है दैट इज डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन ऑफ द बैंक्स। डी स्टेटमेंट की ट्विन डेफिसिट, इसका मतलब ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट भी हाई है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हाई हो तो उसको बोलते हैं ट्विन डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट नहीं। और इस कारण से जवाब क्या होगा? ये सभी गलत हैं, नॉन करेक्ट। वापस आते हैं, ठीक, कि ये आरबीआई अपने रेपो रेट में जितनी कमी कर रही है उसके सामने बैंक वाले अपने लोन के दर उतनी तीव्रता से कम नहीं कर रहे। अब भाई बोलते हैं देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मैंने रिफॉर्म कर दिया, महंगाई को भी मैं काबू में लेके आया, फिर भी ऐसा क्यों? बैंक वालों का एक तो जवाब ये था कि एसएलआर बहुत ज्यादा है, हमारा डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि डिपॉजिट ग्रोथ में कमी आ रही है, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, वो याद करो। अभी आगे बात कि क्रेडिट डिमांड और ग्रोथ में भी कमी आ रही है, कि लोन में पैसा जितनी पहले खपत थी उससे अभी ग्रोथ में वो कमी है, तो स्वाभाविक है मांग कम है तो हम क्यों कंपटीशन में आगे उतरे। देखते समझते हैं। सर्वे ये बोलता है कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ उसमें या तो कमी आई है या फिर कि इट इज स्लगिश।
2011 से लेके आप देखिए तो कम ही आई है, और 2015 में आप देखिए धीरे से ऊपर बढ़ रहा है, बट वो क्या है, एकदम स्लगिश ग्रोथ है, ना के बराबर। अब 2011 से पहले साल 2003 से लेके 8 तक बैंक क्रेडिट में 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। मतलब 2003 में अगर 100 करोड़ एसबीआई ने लोन में घुमाए थे तो 2004 में वो 120 करोड़ लोन में घुमा रहे थे। 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था। फिर तो हमको पता है 2008 तक पहुंचने में वो सबप्राइम क्राइसिस और फिर इकोनॉमी खड्डे में गई, तो ये तो अपेक्षित है कि तब वो कम होने लगा। इससे नुकसान एब्सोल्यूट क्वांटिटी में जो पीएसएल वगैरह को जाना चाहिए वो भी कम मिलेगा। अब सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये या तो ग्रोथ में कमी क्यों है या फिर कि ये स्लगिश क्यों है। पहला कारण है इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम कर दिया, उसी तीव्रता से अगर बैंक वाले अपना रेपो रेट बेस रेट कम करते तो स्वाभाविक है लोग लोन ज्यादा लेने को आते, लेकिन ये लोग अपने लोन दरों में उतनी कमी नहीं कर रहे। देयरफॉर हाउसहोल्ड्स आर डिलेइंग देयर डिसीजन टू परचेज कार, होम और ऐसी दूसरी चीजें, राइट। तो अगर लोन के ब्याज दरों में कमी नहीं आएगी तो जनता अपना पैसा लोन में कम लेने को आएगी, और पीएसएल वाला तो मुद्दा है, ठीक। अब जब जनता लोन में पैसा कम लेने को आएगी तो उसकी नेगेटिव स्पिल ओवर क्या, इन लोगों ने अपना गाड़ी खरीदने का प्लान मुलतवी कर रखा, तो स्वाभाविक है ऑटोमोबाइल सेक्टर विल सफर। 2014 में हम पाते थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि मांग कम हो रही थी। अब उन सब ने सरकार को बोला कि हम क्या करें, हमको अपनी फर्म में से कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो सरकार ने बोला ठीक, हम कुछ दवाई करते हैं। टेम्पररीली ये सभी गाड़ियों के ऊपर जो प्रोडक्शन पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, उसे सरकार ने थोड़ा कम कर दिया, राइट। तो मतलब उससे क्या हो, टैक्स आप पे कम है एक्साइज, तो ये कार आपको सस्ती लगे। एंड एक्सपेक्टेड कि कुछ हाउस होल्ड ऐसा सोचे भले लोन के दर कम नहीं हो रहे, बट अभी कार सस्ती तो मैं खरीद लूं, और वापस से ऑटोमोबाइल सेक्टर ऊपर जाने लगे। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो अच्छा है, लेकिन सरकार के लिए नुकसानकारक। क्यों? सरकार की फीजल कैपेसिटी, जितना रेवेन्यू में पैसा आने चाहिए वो कम होगी, उनको एक्साइज में पैसा कम आएगा, तो जितना फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्कीमों में लगाना चाहिए, दे विल स्पेंड लेस। अब उससे आगे बात, ये करते करते भी कोई खास अभी बहुत ऊपर नहीं चढ़ गए। उसके पैरेलल चीन से सस्ता स्टील वो भारत में आ रहा है, तो स्वाभाविक है भारत के देसी स्टील मेकर उसका विरोध करेंगे कि ये सस्ता चीन का स्टील तो हमारा माल कौन खरीदेगा। तो उनकी लॉबी अपोज करेगी, सरकार को बोलेगी कि आप ये चीन के स्टील को बंद कराइए, उस पर बहुत सारा ड्यूटी डालिए। लेकिन भारत के ऑटो मेकर्स दे विल बी हैप्पी। उनका लॉजिक ये रहेगा कि एक तो जनता वैसे भी नहीं खरीद रही, तो हमको सस्ता स्टील मिले तो प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ कम हो, अपना मार्जिन सेम टू सेम रहे एंड सो ऑन, तो उनका प्रेशर कुछ और रहेगा। अब सरकार किसकी बात माने, इनकी बात मानेगी स्टील मेकर्स की, तो ऑटो मेकर नाराज हो जाएंगे। ऑटो मेकर की मानेंगे तो स्टील वाले, और देसी स्टील वाले अगर उनकी उतना बिक्री नहीं हुई तो उन्होंने जो पैसा लोन में लिया होगा बैंक से वो सारा एनपीए हो जाएगा, राइट। तो ये पूरी चीज क्या है, नेगेटिव स्पिल ओवर एक तरफ से, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ना हो बढ़िया तरह से, वो कैसे नुकसान कर रहा है। प्रीलिम में तो खैर इससे कुछ आएगा नहीं, बट ये कहां पर रेलेवेंट है, मुख्य परीक्षा पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दैट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और दूसरा है कि रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन पॉलिसी, तो ये क्या है, बिजनेस के प्रेशर ग्रुप और उनके भी अलग अलग चीज रहती है। सीधे सीधा ये भी नहीं पूछ सकते कि ऑटोमोबाइल और इसके जवाब लिखो, बट कहीं कुछ बोल बच्चन टाइप करना हो तो ये आपके दिमाग में अब बैठा। वापस आते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि ईयर ऑन ईयर जो बैंक क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी आनी चाहिए वो आइदर इट इज डिक्लाइनिंग और वेरी स्लगिश। उसका एक कारण ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीटली ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है, बैंक वाले अपने ब्याज दर कम नहीं कर रहे, इसलिए जनता पोस्टपोन कर रही है अपने खरीदी के डिसीजन। दूसरी बात, क्योंकि लोन महंगे हैं इसलिए कॉर्पोरेट वाले भी अपने वहां से लोन लेने के लिए आते नहीं। उनकी अपनी ट्विन बैलेंस शीट में प्रॉब्लम थी, एनपीए वाली सारी याद करो, उन्होंने अपने एक्सपेंशन प्लान हॉल्ट कर दिए। बैंक खुद से भी इन सबको लोन देने के लिए रिलक्टेंट है, तो स्वाभाविक है ग्रोथ आपको दिखेगा नहीं। और बात, इनमें से अगर कुछ जो थोड़ी अच्छी कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अब बैंक के पास नहीं आ रहे हैं, वो ये करते हैं कि बॉन्ड मार्केट में अपने नए बॉन्ड इशू करके वहां से पैसा कैपिटल में लेके आए, बिकॉज द अट्रैक्टिव रेट्स इन बॉन्ड मार्केट। फिर पिछले साल आरबीआई ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के नॉर्म्स भी रिलैक्स कर दिए, तो अगर कॉर्पोरेट चाहता तो विदेश से भी उधारी में पैसा ला सकता है, तो अब वो धीरे धीरे उस तरफ शिफ्ट होने लगे। तो स्वाभाविक बैंक में क्रेडिट की डिमांड उतनी कम आती जाएगी तो ग्रोथ आपको कम दिखेगा।
एंड अनदर रीजन इज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां शेड्यूल कमर्शियल बैंकों से पैसा उधारी में पहले से कम ले रही हैं। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों। पेट्रोल डीजल के प्राइस डीरेगुलेट हुए उससे पहले जो सिस्टम थी उसको बोलते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, कि भले विदेश के अंदर क्रूड ऑयल बैरल $120 प्रति बैरल चल रहा हो, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार तय करेगी कि पेट्रोल या डीजल कितने दाम पे बेचना है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने। स्वाभाविक है कभी कभी नुकसान हो जाएगा कि क्रूड ऑयल महंगा है लेकिन सरकार फिर भी आपको ऑब्लाइज करे कि आप इतने में बेचो। तो जो नुकसान या डिफरेंस आया वो सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देती थी, रोकड़ कैश में नहीं, बॉन्ड, ऑयल बॉन्ड के नाम पर, और उनकी 5 साल 10 साल 20 साल की मैच्योरिटी, तब तक धीरे धीरे प्रिंसिपल इंटरेस्ट का टुकड़ा ही मिलेगा और बाद में आपको पूरा पैसा हाथ में आएगा। तो स्वाभाविक है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का वैसे तो नुकसान नहीं होने दिया सरकार ने, लेकिन कंपनियों को जो हाथ में पैसा आना चाहिए, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल, लाइट बिल, फोन बिल, स्टाफ सैलरी, वो सब देने के लिए हाथ में हमेशा पैसों की तकलीफ रहेगी। तो हाथ जो तंग रहेगा देन दे विल गो टू बैंक्स फॉर वर्किंग कैपिटल, राइट। तो उस जमाने में बैंकों में इनके लोन की भी खपत ज्यादा थी, लेकिन फिर किरीट पारेख कमेटी बनती है और वो बोलती पेट्रोल डीजल प्राइस डीरेगुलेट करो, और धीरे धीरे सरकार ने वो चीज लागू की और अभी मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस हैं। तो जितना अगर विदेश में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो इधर भी अपना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हाथ में कैश फ्लो पहले से बढ़िया है, तो उन्हें अभी बैंक क्रेडिट की, बैंकों से लोन लेने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो इस कारण से OMCs आर बोरोइंग लेस फ्रॉम द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। फिर सर्वे के अंदर वॉल्यूम 2 चैप्टर 6 इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर का परफॉर्मेंस, वहां पर एक टेबल दिया है। हर एक जगह पे पहले जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले लोन का ग्रोथ था उससे अभी कम देखने को मिल रहा है। माइनिंग के अंदर स्वाभाविक है वहां लोन की खपत अब कम जाएगी, क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक वाले माइन का आवंटन रद्द करा दिया था, आयरन के ऊपर सस्पेंड करा दिया था। फिर सरकार अपनी तरफ से माइनिंग बिल लेके आई, कोल ऑप्शन नए कराए वगैरह, बट तुरंत से आपको रिकवरी नहीं दिखेगी कि मेरे लिए आज खत्म हो गया कल वो ओलंपिक दौड़ जाए। तो स्वाभाविक है धीरे धीरे अब वो बढ़ेगा। वहां पर क्रेडिट ग्रोथ, फूड प्रोसेसिंग 12% था वहां पर और वो -1.9 चला। ऐसा क्यों? पिछले 2 साल से सूखे जैसी परिस्थिति है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज्यादा है नहीं कि किसी को अपना नया ब्रेड की फैक्ट्री इतनी बड़ी करनी पड़े। तो स्वाभाविक है वो एक्सपांड नहीं कर रहे हैं, तो बैंक से लोन में पैसे के लिए वो भी लाइन में वो कम लगेंगे, तो वहां भी ग्रोथ कम देखने को मिला। पेट्रोलियम और न्यूक्लियर फ्यूल में वहां हमने अभी बात की पिछली स्लाइड में कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उनको अभी कम पैसा चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री, तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक थे तो कंस्ट्रक्शन वाले चीज में मंदी आई होगी, तो वो भी अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट उनकी कम हो गई थी। अभी सरकार उसकी भी दवाई कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेटरी ओवरहॉल किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर सारी चीजों को बिल लाएंगे नया और वो सारी बातें, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, अमृत वगैरह। तो कंस्ट्रक्शन में वापस वृद्धि होगी तो फिर ऐसे जो भी बिल्डर है उनका लोन की खपत बढ़ेगी, भविष्य में वो ठीक हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, तो वहां पर खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमने देखा कि क्योंकि हाउस होल्ड अगर अपना प्लान डिले कर दे खरीदने का गाड़ी, तो स्वाभाविक है ये भी कम एक्सपांड करेंगे और लोन की खपत यहाँ कम रहेगी। ठीक है, लंबी चौड़ी चर्चा से क्या सर्वे से हम सवाल बना सकते हैं। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हैज ऑब्जर्व्ड स्लगिश ग्रोथ इन द बैंक क्रेडिट इन रिसेंट ईयर्स। इसके क्या कारण जिम्मेदार हैं? पहला, इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंक्रीज्ड अट्रैक्टिवनेस ऑफ बॉन्ड मार्केट, रेशनलाइजेशन ऑफ फ्यूल सब्सिडीज। क्या होगा? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक, तो ये बन गया अपना जवाब। इसके अलावा भी कारण थे जो पुरानी स्लाइड में हमने देख लिया। अब साथ ही साथ ये 2015 के सर्वे से एक व्याख्या उसका रटा मारो। क्रेडिट इंपल्स या ऋण प्रोत्साहन, ये क्या है? डचे बैंक के इकोनॉमिस्ट माइकल ब्रिग्स ने ये व्याख्या दी। क्रेडिट इंपल्स मतलब एक साल में कितना नया लोन का पैसा दिया गया। न्यू क्रेडिट मतलब वो बैंक का भी लोन का पैसा, एनबीएफसी का भी लोन का पैसा, बॉन्ड मार्केट, सारी चीज। एक साल में नया कितना क्रेडिट दिया गया इकोनॉमी को, डिवाइडेड बाय कि जीडीपी कितना है, उससे आप परसेंटेज में जो भी चेंज निकालो, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट इंपल्स या फिर ऋण प्रोत्साहन। और इसका क्या इम्प्लीकेशन है? जितना क्रेडिट इंपल्स बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट में भी उतना ग्रोथ आपको दिखेगा। ये आप ग्राफ से देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्या, कैसे, अपने लिए ये कुछ काम का नहीं, बट देखिए यूपीएससी एक परीक्षा लेती है सिविल सर्विस, फिर होता है असिस्टेंट कमांडेंट, डिफेंस सर्विसेज और कभी कभी प्रोविडेंट फंड। तो उन दूसरी परीक्षाओं के आप क्वेश्चन बैंक ऑब्जर्व करते रहो तो पता चलेगा किस दिशा में क्या चल रहा है। तो एपीएफसी वाला जो पेपर निकला लेटेस्ट, वहां पर ऐसे जीडीपी के साथ एसोसिएटेड उल जुलूल टाइप के सवाल ज्यादा पूछे गए थे। तो ऐसा कुछ भगवान ना करे हमको भी परेशान कर जाए, क्योंकि सर्वे में दिया है।
तो बस ये व्याख्या एक रट्टा मारना है। क्या? क्रेडिट इंपल्स या ऋण प्रोत्साहन मतलब कितना क्रेडिट नया इशू हुआ डिवाइडेड बाय जीडीपी और उसका परसेंटेज, और क्या जितना क्रेडिट इंपल्स बढ़ेगा उतना इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आएगी। बस ये रट्टा मारना है। वापस आते हैं, मुख्य मुद्दा था इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब तक एक्सक्यूज दे दिए बैंक वालों ने, हमारा डबल फाइनेंशियल इंप्रेशन है, डिपोजिट में कमी आई है, क्रेडिट उसके डिमांड और ग्रोथ में कमी आ रही है, तो इन सबके चलते हम अपना ब्याज दर कम नहीं कर सकते, हमने प्रॉफिट मार्जिन बरकरार रखना है वगैरह। अब वो एक और कारण लेके आए, पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार है हमारी सारी जो भी नुकसान है उसके